ताई महताब का बड़ा बेटा था। हनान और वसीम इसके बाद थे और सिदरा महरीन सबसे छोटी थी। फवाद आगा जान के ऑफिस जाता था। ऊंचा लंबा खुश शक्ल तो था ही, मगर ड्रेसिंग और दौलत की चमक धमक से मजीद पुरकशिश और हैंडसम लगता था। खानदान का सबसे हैंडसम और पॉपुलर लड़का, जिस पर हर लड़की का दिल और हर लड़की की माँ की नज़र थी। निदा और सामिया हो या नैमा चची की मगरूर नखरीली आरजू, सब फवाद के आगे पीछे फिरती। रजिया पप्पो तो अपनी इकलौती फायका के लिए कभी फवाद को डिनर पर बुला रही होती, तो कभी फायका अंडों का हलवा बना के ला रही है। फवाद मीठा शौक से खाता था, सो ये लड़कियां माओ के बनाए को अपना कहकर बहुत शौक से पेश करती थी। मगर वो भी सदा का बेनियाज था। अपनी अहमियत का एहसास था कि बेजारी और उकताहट कम ना होती थी। वरना हनान तो वो मुश्किल एफए करके दुबई ऐसा गया कि ना तो फिर घर खत भेजा और ना फोटी कोड़ी घर भेजी। तालीमी रिकॉर्ड इसका इतना बुरा था कि ताई कुटती रहती थी। मगर ये वसीम था जिसने ताई और आगा करीम का हर जगह सर शर्म से झुकाया था। नालायक, निकम्मा, एफए में 2 बार फेल होकर पढ़ाई छोड़कर आवारागर्दी में मशगूल, सिगरेट का आदी। और कहने वाले तो दबे लफ्ज़ों कह भी देते कि इन गलियों का भी पुराना शनासा है, जहाँ दिन सोते और रातें जागती हैं। वो सर चटक कर किचन में आई तो मुसर्रत जल्दी जल्दी कपड़े से स्लेब साफ कर रही थी। इनकी प्याली में आधा कप चाय पड़ी थी। इससे कुछ कहना बेकार था। इसने ट्रे उठा ली। लान में फिजा चची के साथ वाली कुर्सी पर फवाद बैठा था। वो इसे मुस्कुराकर बहुत तवज्जो से कुछ बता रही थी और वो लापरवाही से सुन रहा था। महमिल इसके कप में चाय उंडेल रही थी कि वो कह उठा, मेरे कप में चीनी मत डालना। नहीं डाली। वो पंजों के बल घास पे बैठी सबको चाय उठा के दे रही थी। अरे बेटा, चीनी क्यों नहीं पी रहे? फिजा चची बहुत ज्यादा फिक्रमंद हुई। यूं ही कुछ वेट लूज कर रहा हूँ। इतने तो स्मार्ट हो, और क्या लूज करोगे? आरजू इसी पल सामने वाली कुर्सी पर आ बैठी। और मेरी चाय में आधा चम्मच चीनी। महमिल वो फवाद के बिल्कुल सामने टांग पर टांग चढ़ा के बैठी थी। चुस्त सा सफेद ट्राउजर और ऊपर कदरे खुले गले वाली डीप शॉर्ट शर्ट, कंधों तक स्टेप में कटे बाल और गंदमी सा चेहरा, जो बहुत मेहनत से इसने कदरे पुरकशिश बनाया था। मगर पतली कमान सी आईब्रो इसको बहुत शातिर दिखाती थी। फिर तो रखना पड़ता है खुद को। महमिल, ये कबाब पकड़ाना। फवाद ने हाथ बढ़ाकर कहा तो महमिल ने फौरन कबाब की प्लेट उठा के देनी चाहिए, और देते देते इसकी उंगलियां फवाद के हाथ से मिस हुई। वो चौंका तो घबरा कर महमिल ने प्लेट छोड़ दी। वो गिर जाती अगर वो ना थाम लेता। महमिल ने फौरन हाथ खींच लिया। वो प्लेट पकड़े यकटक इसे देख रहा था, चौंक कर, सब भूल कर, जैसे इसे पहली दफा देखा हो। बस लम्हे भर का अमल था। इसने रुख फेर लिया तो वो भी दूसरी जानिब मुतवज्जो हो गया। फिजा चची और आरजू किसी और जानिब मुतवज्जो थी। किसी ने भी वो लम्हा महसूस नहीं किया था जो आकर गुजर भी चुका था। और फवाद, वो वक्फे वक्फे से इस पर एक निगाह डालता था, जो पंजों के बल घास पे बैठी सबको चाय सर्व कर रही थी। जरा सा सर को झुकाती तो भूरी पोनी टेल और ऊंची लगती, सर उठाती पोनी भी साथ ही झूलती, और वो कान सी सुनहरी आंखें। इन सब लड़कियों के पास इस जैसा कुछ ना था। वो चाय के सिप लेता खामोशी से इसे देखता रहा। शाम में वो कमरे में बंद पड़ती थी, फिर मगरिब ढल गई तो किचन में आ गई, जहाँ मुसर्रत फुर्ती से कटिंग बोर्ड पर प्याज टमाटर काटती रात के खाने की तैयारी कर रही थी। किचन में और कोई ना था, और सारा फैलावा यकीनन इन्हीं को समेटना था। अम्मा, ये ताई माँ और चाचियों में से कोई खाने की जिम्मेदारी क्यों नहीं लेता? हमेशा आप ही क्यों बनाती हैं? वो ये सब देख कर बोल गई थी। तो हमारा घर है ये बेटा, घर दूंगी तो क्या हो जाएगा? आप थकती नहीं है इनकी खिदमत करते करते? नहीं, थकन कैसी। वो अब झुक कर चूल्हा जला रही थी। अच्छा बताएं क्या बनाना है, मैं कुछ हेल्प करवा दूं? बिरयानी तो बनानी है, बाकी मेहताब भाभी से पूछती हूँ। और इस वक्त मेहताब ताई ने किचन के दरवाजे से झांका। खाना बनाना आप शुरू भी कर दो मुसर्रत, रोज देर हो जाती है। मुसर्रत चूल्हा जलाते फौरन पलटी। जी भाभी, बस शुरू कर रही हूँ, आप बताएं। वसीम बेटा बिरयानी का कह गया था, साथ क्या बनाऊं? वो दुपट्टे से हाथ पूंछते इनके सामने जाकर पूछने लगी। साथ में मटर कीमा बना दो, कबाब भी तल लेना, और दोपहर वाला
अरवी गोश्त भी गरम कर लेना। आलू का एक सालन भी बना लो। सलाद भी नहीं भूलना। जी और मीठे में देख लो, हो बेनियाजी और नखवत से गोया हुई। टपिंग बना लो या डबल रोटी की खीर। और एक चटती नज़र इस पर डालकर पलट गई। एक टाइम में देश के भरकर आप 3-3 4-4 डिशेस बनाती हैं। कर रात के खाने के लिए कुछ बचता ही नहीं। वो कलस्ती भी थी और हैरान भी होती थी। तुम खुद ही कहती हो बेटा, वो हमारा माल हराम तरीके से खाते हैं। फिर हराम में कहाँ बरकत होती है बेटा। इनके लहजे में बरसों की थकन थी और वो कहकर वो फिर से कटिंग बोर्ड पर झुक गई। वो बिल्कुल खामोश सी हो गई। वक गई। क्यों यहाँ देशके के देशके एक वक्त के खाने में ख़त्म हो जाते थे। इसने तो कभी इस पहलू पर सोचा ही नहीं था। और अम्मा भी इनके हर जुल्मों से तम से आगाह थी, फिर भी चुपचाप सह जाती थी। हमारा माल। दिल में एक कांटा सा चुभा। 11 बरस कबल अब्बा की डेथ से पहले ये फैक्ट्रियाँ, ये जायदादें, बैंक बैलेंस, ये इम्पोर्ट एक्सपोर्ट की पूरी बिजनेस एम्पायर सब अब्बा का था। और ये आगा करीम, ये राजा बाजार में कपड़ों की एक दुकान चलाते थे। और फरहान चचा एक मामूली सी कंपनी में इंजीनियर भर्ती थे। और आरजू के वालिद असद चचा, वो तो वसीम की तरह थे, बेरोजगार, निकम्मे, नखट्टू और नालायक। फिर कैसे अब्बा के चेलम के बाद वो अपने अपने किराए के मकान खाली करके बारी बारी यहाँ आ बसे।